इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और आहुआ प्रिंसिपल की बात की थी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपको बताया गया था कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनकी स्पिन परस्पर अपोजिट होती है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ठीक, साथ में आपने आहुआ प्रिंसिपल पढ़ा था। आहुआ प्रिंसिपल में बताया गया था कि अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं एंड सो ऑन। आज के लेक्चर में हम हून्स रूल की बात करेंगे। ये हून्स रूल जो है किसी सबसेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फीलिंग को गवर्न करता है। याद रहे, आहुआ प्रिंसिपल अलग अलग सबसेल के अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फीलिंग को गवर्न करता था, जबकि हून्स रूल सेम सबसेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फीलिंग को गवर्न करता है। जैसे हम अगर p सबसेल की बात करें, आपको मालूम है p सबसेल कंटेन्स इन ऑल 3 p ऑर्बिटल्स, नेमली px, py, pz। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं p सबसेल में? px, py, pz। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? दैट इज ऑर्बिटल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो अगर हम p सबसेल की बात कर रहे हैं, उसमें 3p ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज px, py एंड pz। ऑल दीज हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी। अगर हम d सबसेल की बात करें, इट कंटेन्स 5d ऑर्बिटल्स, दैट इज dxy, dyz, dxj, dx square, y square and dz square. All these orbitals are degenerate, that is they have exactly same energy. तो इन ऑर्बिटल्स किसी सबसेल के जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी? इट इज गवर्न बाय हून्स रूल। कौन गवर्न करता है इसको? हून्स रूल गवर्न करता है। देखते हैं ये रूल बोलता क्या है। एज पर हून्स रूल, इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी बिलोंगिंग टू सेम सबसेल, the pairing of electrons does not occur until all the orbitals are singly filled। ये प्रिंसिपल, ये रूल बोलता है कि किसी सबसेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। कहने का मतलब ये कि किसी सबसेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जहां तक संभव होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम होती है और इन सारे इलेक्ट्रॉनों की स्पिन पैरेलल होती है, एक समान होती है। कौन बोलता है? हून्स रूल। दैट इज एज लॉन्ग एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in orbitals of same energy belonging to same subcell is maximum and all these electrons have same spin, have parallel spin। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Hooke's rule of maximum multiplicity। This principle governs the filling of electrons in orbitals of same energy belonging to same subcell। According to this principle, in orbitals of same energy belonging to same subcell, the pairing of electrons does not occur until all the orbitals are singly filled, or as long as possible, the number of unpaired electrons in orbitals of same energy of an atom is maximum and all these electrons have same spin। तो आपको बताया गया कि किसी सबसेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। चलिए इस रूल को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि p सबसेल के जो डिफरेंट p ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz, उनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी। Following this rule, the filling of electrons in different
वैलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ p सबसेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एटम। यहाँ पर पहले कॉलम में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया है और दूसरे कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशन इन p ऑर्बिटल्स, यानी p सबसेल के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं px, py और pz, उनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे हो। सपोज हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो याद रहे ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वह px, py, pz में से किसी में भी जा सकता है। याद रहे कोई जरूरी नहीं है कि वो px में ही जाए, ये px में भी जा सकता है, py में भी जा सकता है, pz में भी जा सकता है, बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी, बट बाय कन्वेंशन यानी परिपाटी के अनुसार हम इसे px में भेजते हैं। याद रहे ये कोई फिक्स नहीं है कि वो px में ही जाएगा, बट दिस इज ए कन्वेंशन, ये एक परिपाटी है, एक परंपरा है जिसको हम फॉलो करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएगा, px में जाएगा, बट ये py या pz में भी जा सकता है। चलिए सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन बाय कन्वेंशन सपोज px में गया, तो दूसरा px में नहीं जाएगा। ये बोलता है होम्स रूल। क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब शुरू होगी जब सेम एनर्जी वाले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन px में चला गया तो दूसरा py या pz में जाएगा। याद रहे py में भी जा सकता है, pz में भी जा सकता है, बाय कन्वेंशन हमने इसको कहाँ भेजा, py में भेजा। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे आप लिखते हो 2p2, तो 2p2 का मतलब क्या हुआ, 2px1, 2py1, फॉलोइंग कन्वेंशन, परिपाटी जो है उसको फॉलो करते हो। सपोज हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहला कहाँ चला जाएगा, px में, दूसरा py में, तीसरा pz में। याद रहे सब में अब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है, सब में इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड हो गए, सारे ऑर्बिटल सिंगली फील्ड हो गए। अब शुरू होगी पेयरिंग। अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया देन इट विल पेयर अप। ये क्या करेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, उसकी पेयरिंग कराएगा। तो सपोज हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी p4 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस केस में पहला गया px में, दूसरा गया py में, तीसरा गया pz में। तीनों की स्पिन याद रहे पैरेलल है, सेम है। और उसके बाद चौथा पेयरिंग करेगा विथ अपोजिट स्पिन। किस स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं मैक्सिमम, तो उनकी स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है, एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है। चलिए सपोज हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p5 का कॉन्फ़िगरेशन है, देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन px में गया बाय कन्वेंशन, दूसरा py में गया, तीसरा pz में गया, चौथा पेयरिंग किया फिर से px में, पांचवा py में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, px2, py2, pz1। सपोज वी आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज p6 कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला इलेक्ट्रॉन px में, दूसरा py में, तीसरा pz में, देन पेयरिंग शुरू होगी फिर से px में विथ अपोजिट स्पिन, देन py में, देन pz। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी एज पर होम्स रूल। तो आपने क्या देखा, होम्स रूल किसी सबसेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फीलिंग को गवर्न करता है। और ये रूल बोलता है कि अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सब में जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब शुरू होगी पेयरिंग। क्लियर है। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वह एक अनफेवरेबल प्रोसेस है, वो फेवर्ड नहीं होती। इलेक्ट्रॉन मजबूरी में पेयरिंग करता है, यानी जहां तक संभव है वो पेयर्ड नहीं होना चाहता है। पेयरिंग कब करता है, जब सारी संभावनाएं खत्म हो गई। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, सपोज ये 2p सबसेल है। उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन या तो 3s में जाएगा, 3s में गया तो एनर्जी बढ़ेगी, या 3p में जाएगा, 3p में जाएगा पेयरिंग करेगा तो भी यह एक अनफेवरेबल प्रोसेस है, यहां एनर्जी बढ़ेगी। तो वह प्रीफर किसको करेगा, कहां पर एनर्जी कम बढ़ रही है, तो वह 3s में जाने की बजाय पेयरिंग को प्रीफर करता है, क्योंकि पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलेटिवली कम बढ़ रही है।
तो याद रहे, हून्स रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एक अनफेवरेबल प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन जहां तक संभव है पेयर्ड अप नहीं होना चाहता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Following Hooke's rule, the electronic configuration of some important elements up to orbital level can be represented as under। इसके पहले आपने आह्वा प्रिंसिपल देखा था, उसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे अप टू सबसेल लेवल। अब अगर हम हूक्स रूल को फॉलो करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अप टू ऑर्बिटल लेवल। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। B5 सपोज बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। अगर हम आह्वा प्रिंसिपल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था 1s2 2s2 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2p1। अब अगर हम हूक्स रूल को फॉलो कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2px1। याद रहे जो p सबसेल का सिंगल इलेक्ट्रॉन है बाय कन्वेंशन वो कहां जाएगा, x px ऑर्बिटल में जाएगा। तो नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। याद रहे जब सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो px में जाएगा, py और pz क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। तो आपने क्या लिख दिया, 2py0 2pz0। चलिए कार्बन 6, नाउ वी आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 देन 2px1 2py1। एक इलेक्ट्रॉन px में जाएगा, दूसरा py में जाएगा, pz खाली रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ कार्बन 6 का, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। क्लियर? सपोज हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन 7, वी आर हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल अप, जिसको आह्वा प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 1s2 2s2 2p3। अब इस 2p3 का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एक ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तीनों p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 2p3 का मतलब हुआ 2px1 2py1 2pz1। चलिए नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीजन 8। नाउ वी आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल अप। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2px2। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p4 का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। 2p4 का मतलब px में 2 जाएंगे, py में 1, pz में 1। तो क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। सपोज F9 का कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, F9 1s2 2s2 2p5। 2p5 का मतलब क्या हुआ, 2px2 2py2 2pz1। ऑलरेडी आप पिछले स्लाइड में देख सकते हैं P5 का मतलब क्या हुआ, 2px2 2py2 2pz1। क्लियर? वही चीज यहां फॉलो किया गया है, देखिए कैसे। F9 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। नाउ नियॉन 10 2p6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2। क्या मिला, नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। 2p6 मतलब 2px2 2py2 2pz2। तो इस तरीके से हूक्स रूल को फॉलो करते हुए हम किसी सब सेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फीलिंग को देखते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। ये सारी चीजें हम वहां से डिसाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट रूल लेने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये जो आह्वा प्रिंसिपल में डिफरेंट सब सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के एनर्जी का जो ऑर्डर मिला था उसी को ये गवर्न कर रहा है, उसी का ये सप्लीमेंट्री रूल है। कौन सा, बोरबरीज रूल और N+L रूल। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस बोरबरी फाउंड दैट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स energy of an orbital does not depend only upon principal quantum number n but also depends upon azimuthal quantum number l. In order to decide relative energies of different orbitals, they gave following two rules which are collectively called Bohr-Bury's rule or N+L rule. तो आपको बताया गया कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, यानी ऐसे एटम्स जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं,
उनमें किसी ऑर्बिटल की एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि साथ साथ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l पर भी डिपेंड करती है। इसके पहले आपको बताया गया था बोर्स मॉडल में, आपको बताया गया था, या उसके आगे अगर हम चले, इन जनरल अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑर्बिटल की एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करती है। अगर हम हाइड्रोजन आइटम की बात करें तो वहां डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या मिलेगा, 1s इज लेसर देन 2s इक्वल्स टू 2p। 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी क्योंकि दोनों के n के वैल्यू सेम है। इज लेसर देन 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d, ऐसा मिलेगा। 3s 3p 3d तीनों की एनर्जी सेम होगी, किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन आइटम के लिए, लाइक हाइड्रोजन। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम की बात करते हैं तो वहां पर बताया गया कि किसी ऑर्बिटल की एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि साथ साथ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l के वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। तो बोरबरी ने डिफरेंट ऑर्बिट में, याद रहे मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम्स में डिफरेंट ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जी को डिसाइड करने के लिए दो अलग अलग रूल्स दिए, जिनको हम कलेक्टिवली n+l रूल और बोरबरीज रूल के नाम से जानते हैं। देखते हैं ये दोनों रूल क्या क्या थे। सबसे पहले हम पहले रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल देखिए, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n+l, then the orbital having lower values of n+l has lower energy and electrons enter first in this orbital. For example, amongst 4s and 3d orbitals, 4s orbital has lower value of n+l and therefore it has lower energy. देखिए क्या है, आपको बताया गया कि अगर दो ऑर्बिटलों के लिए n+l के वैल्यूज अलग अलग हो तो जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करता है एज पर आह्वा प्रिंसिपल। आह्वा प्रिंसिपल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल में जाता है, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में। तो बोरबरीज रूल में बताया गया कि अगर किन्हीं दो ऑर्बिटलों के लिए n+l के वैल्यूज अलग अलग हैं तो जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करेगा, और जिसके लिए n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में प्रवेश करेगा। यहां पर दो ऑर्बिटलों को कंपेयर किया गया। सपोज हम बात करते हैं 4s और 3d ऑर्बिटल का, तो वैल्यू ऑफ n+l फॉर 4s ऑर्बिटल, 4s के लिए n का वैल्यू क्या हो गया 4, और s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू, अगर हम s सबसेल की बात करें तो s सबसेल के लिए l का वैल्यू होता है 0, spdf के लिए 0, 1, 2 एंड 3, यही थे l के वैल्यू। तो 4s ऑर्बिटल के लिए 4 + 0 यानी n+l का वैल्यू हो गया 4। और जब हम बात करते हैं 3d की, वैल्यू ऑफ n+ फॉर 3d ऑर्बिटल, n का वैल्यू 3 और फॉर d सबसेल l का वैल्यू कितना होता है 2, s सबसेल के लिए 0, p सबसेल के लिए 1, d सबसेल के लिए 2, तो n+l का वैल्यू कितना हो गया 3 + 2 दैट इज 5। तो इन दोनों में से याद रहे अगर n के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, जैसा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है, n का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो इस बेसिस पर 4s की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू 3d। 3d की अपेक्षा 4s की एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम n+l रूल अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि 4s के लिए n+l कम है दैट इज 4, जबकि 3d के लिए n+l ज्यादा है दैट इज 5। तो नेचुरली 3d की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 4s ऑर्बिटल। तो नेचुरली पहले इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में जाएगा देन 3d में जाएगा। आपने ऑर्डर भी देखा था आह्वा प्रिंसिपल में, 1s इज लेसर देन 2s इज लेसर देन 2p इज लेसर देन 3s इज लेसर देन 3p इज लेसर देन 4s इज लेसर देन 3d। 4s के बाद 3d का नंबर आया था, याद आ रहा है। तो सेम वही चीज यहां पर आपको देखने को मिला है। एनर्जी का ऑर्डर किसके बेसिस पर डिसाइड हो रहा है, n+l रूल के आधार पर। ठीक है, क्या लिखा है, 10 इलेक्ट्रॉन विल एंटर फर्स्ट इन 4s ऑर्बिटल। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, उसके लिए n+l का वैल्यू कम है।
एंटर फर्स्ट इन 4s ऑर्बिटल एंड इट विल बी फॉलोड बाय 3d ऑर्बिटल, और उसके बाद वो कहां जाएगा 3d ऑर्बिटल में जाएगा। ये पहला रूल रहा n+l का। याद रहे ये 1s 2s 2p का जो ऑर्डर था एनर्जी का, एज ए रूल इसी रूल के आधार पर और आने वाले अगले रूल को ध्यान में रखते हुए डिसाइड हुआ था। चलिए अब हम सेकेंड रूल की बात करते हैं, देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। If two orbitals have same values of n+l, then the orbital having lower value of n has lower energy and electron enters first in this orbital. तो बताया गया कि अगर किन्हीं दो ऑर्बिटलों के लिए n+l का वैल्यू सेम, तो जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है। क्लियर? अगर n+l के वैल्यू अलग अलग हैं तो जिसके लिए n+l का वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। लेकिन अगर n+l के वैल्यू किन्हीं दो ऑर्बिटलों के लिए सेम है तो उस केस में जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल amongst 3d and 4p orbitals, 3d orbitals have lower value of n and therefore have lower energy। ध्यान दीजिए वैल्यू ऑफ n+l फॉर 3d ऑर्बिटल, पहले 3d के लिए देखें तो 3 + 2 हो जाएगा 5, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, वैल्यू कितना है 5। वैल्यू ऑफ n+l फॉर 4p ऑर्बिटल, n का वैल्यू 4, और p ऑर्बिटल के लिए आपको मालूम है p सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ क्या हो गया n+l 4 + 1 दैट इज 5, दोनों के लिए सेम आ गया 3d और 4p के लिए। अब ऐसे केस में बोरबरीज ने बताया कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसके लिए n का वैल्यू कम है। तो इन दोनों में किसके लिए n का वैल्यू कम है? नेचुरली 3d के लिए। 3d के लिए n का वैल्यू 3 है जबकि 4p के लिए n का वैल्यू 4 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा? 3d में प्रवेश करेगा, देन 4p में प्रवेश करेगा। क्लियर? तो क्या लिखा है? दस इलेक्ट्रॉन विल एंटर फर्स्ट इन 3d ऑर्बिटल्स एंड इट विल बी फॉलोड बाय 4p ऑर्बिटल्स। पहले किस में जाएगा? 3d ऑर्बिटल में, और उसके बाद किस में जाएगा? 4p ऑर्बिटल में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Following this rule, the order of energy of different orbitals in multi-electron atoms will be as under। याद रहे ये ऑर्डर ऑलरेडी आप आहवा प्रिंसिपल में देख चुके हैं। यहाँ पर सारे ऑर्बिटल के लिए n+l काउंट करके दिखाया गया है। देखिए सपोज 1s की बात करें, n+l 1 + 0, 1 + 0, s सब सेल के लिए 0 होता है तो ये 1 हो गया। 2s के लिए 2 + 0 2 हो गया, तो 1s से ज्यादा एनर्जी हो गई किसकी? 2s की। 2p के लिए 2 + 1, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, तो क्या हो गया 3। 3s के लिए 3 + 0, इसके लिए भी कितना आ गया 3। अब इन दोनों के लिए अगर 3 आ गया, वैल्यू n+l का सेम हो गया, तो जिसके लिए n कम उसकी एनर्जी कम। आप देख सकते हैं 2p के लिए n का वैल्यू कम है तो 2p की एनर्जी कम, देन 3s। अब 3s 3p में देखेंगे तो 3p के लिए n+l का वैल्यू 4 आ गया है, तो नेचुरली 3s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3p की होगी। अब 4s के लिए देखें तो यहाँ भी वैल्यू 4 है, इन दोनों के लिए वैल्यू 4 है, तो n का वैल्यू 3p के लिए क्या है? कम है, तो नेचुरली 3p की एनर्जी कम होगी, उससे ज़्यादा 4s की होगी। क्लियर है? तो ये जो ऑर्डर था एक्चुअल में आहवा प्रिंसिपल में आपने ये ऑर्डर देखा था, ये एक्चुअल में n+l रूल पर ही बेस्ड है, n+l रूल का ही बेसिस है। या कह सकते हो कि आहवा प्रिंसिपल में डिफरेंट सब सेल्स या डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी का जो ऑर्डर मिला था वह n+l रूल पर ही बेस्ड था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स करिस्पॉन्ड्स टू आहवा प्रिंसिपल। याद रहे ये ऑर्डर किसके करिस्पॉन्ड्स है? आहवा प्रिंसिपल के ही संगत है, उसी के करिस्पॉन्ड्स है। चलिए आगे। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बाय रूल, उससे थोड़ा अलग होता है। कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, उनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अलग मिलते हैं। तो यहाँ हम स्पेशली क्रोमियम और कॉपर की बात करने जा रहे हैं, क्यों उनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। The electronic configuration of chromium and copper should be as under। chromium atomic number 24, क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए? 2 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 20। उसके बाद
ध्यान दीजिए फिर से 1s2 2s2 2p6 ये हो गए 10, 3s2 3p6 18, 4s2 20, 3d4 क्लियर, ये होना चाहिए। कॉपर 29 के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, याद रहे इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया है। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, हाउएवर इन प्रैक्टिस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज फाउंड टू बी एज अंडर। देखिए क्रोमियम 24 जहां 4s2 3d4 होना चाहिए था उसकी जगह 4s1 3d5 पाया गया। कॉपर के केस में जहां 4s2 3d9 होना चाहिए था वहां पाया गया 4s1 3d10। क्लियर है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, और क्रोमियम के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। प्रश्न खड़ा हुआ ऐसा क्यों हुआ? तो याद रहे एक सिंपल सा फैक्ट है कि इस दुनिया के सारे सिस्टम स्टेबिलिटी चाहते हैं, सारे सिस्टम चाहते हैं मोर एंड मोर स्टेबल। और स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब एनर्जी घटती है। सारे सिस्टम अपनी एनर्जी को घटाना चाहते हैं। तो ये क्यों हुआ? तो उसका सिंपल सा रीजन है, इट इज टू गेन मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हुआ है ऐसा। एक्चुअल में जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं किसी सब सेल के, अगर हम पी सब सेल की बात करते हैं तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यानी P3, Px1 Py1 Pz1 का कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड यानी P6। वैसे डी सब सेल की बात करते हैं तो हाफ फील्ड मतलब D5, सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, और फुल फील्ड मतलब D10। तो ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं किसी सबसेल के, दे आर मोर स्टेबल, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्यों रखते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, तो नेचुरली ज्यादा स्टेबल होने के लिए क्रोमियम के केस में 4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 3d के वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाता है, जिससे 3d5 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यहां हो जाता है 4s1 और 3d4 की जगह हो जाता है 3d5। ऐसे ही कॉपर के केस में आप देखोगे कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल में जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल था उसको जाकर पेयर अप कर देता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 4s1 3d10। इस तरीके से जो क्रोमियम होता है वह डी सबसेल का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है विच इज मोर स्टेबल, और कॉपर जो होता है वो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है डी सबसेल का विच इज मोर स्टेबल। यही रीजन है कि क्रोमियम और कॉपर के केस में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको वादिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिला है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में आगे। In fact, half-filled and full-filled configurations of subcells have extra stability because of, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, because of their more symmetry and more value of exchange energy। क्यों half-filled और full-filled orbitals more stable होते हैं? याद रहे IIT रैंक का ये फैक्ट है। क्यों मोर स्टेबल होते हैं? तो उसका कारण है जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर सिमेट्रिक होते हैं। याद रहे जहां भी सिमेट्री होगी वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे अगर आप किसी चेयर की बात करते हो, अगर उसमें 4 पैर हैं तो उसमें सिमेट्री ज्यादा है, वह मोर स्टेबल होगा। किसी टेबल की बात कीजिए, 4 पैर हैं उसके अगर, तो वह मोर स्टेबल है। एक पैर को आप तोड़ दीजिए, सिमेट्री खत्म, स्टेबिलिटी खत्म, कभी भी गिर सकता है। तो जहां भी सिमेट्री होगी वहां स्टेबिलिटी होगी, और आपको मालूम है दुनिया का हर सिस्टम मोर एंड मोर स्टेबिलिटी चाहता है। तो आप देखेंगे कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मोर सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक सिमेट्री आ गई, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, एक सिमेट्री आ गई सारे ऑर्बिटल। तो ये मोर सिमेट्रिक है। साथ में इनका एक्सचेंज एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉनों का जो पोजीशन एक्सचेंज के कारण एनर्जी रिलीज होती है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने से सिस्टम की एनर्जी घट जाती है, सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। देखिए क्या लिखा है आगे। हेंस इन क्रोमियम one of the 4s electron is transferred to the vacant 3d orbital so that it acquires comparatively more stable half-filled configuration of d subcell।
Similarly, in copper, one of the 4s electron is transferred to the half-filled 3d orbital so that it acquires comparatively more stable full-filled configuration of d subcell. देखिए आगे, ये डायग्राम में हमने शो किया है पोजीशन एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, कैसे स्टेबिलिटी देती है। अगर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ D4 कॉन्फ़िगरेशन का को शो किया गया है। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक खाली पड़ा हुआ है। नेचुरली ये लेस सिमेट्रिक है, लेकिन जब हम D5 की बात करते हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। दिस वन इज मोर सिमेट्रिक एंड मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। जो ज़्यादा सिमेट्रिक होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नेचुरली D4 से ज़्यादा सिमेट्रिक है D5 कॉन्फ़िगरेशन, ये मोर स्टेबल होगा। साथ में दूसरा जो हमने फैक्ट बताया, पोजीशन एक्सचेंज एनर्जी की बात की। अगर हम D4 की बात करें, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन एक्सचेंज करता है, ये यहाँ चला जाए और ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ये यहाँ, लाइक दिस। ये देखिए, ये इसके साथ भी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ये यहाँ। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन एक्सचेंज के चांसेस कितने मिले? 3। नंबर ऑफ पॉसिबल लोकेशंस कितने मिले? 3 मिले इस इलेक्ट्रॉन के। दूसरे के लिए अगर हम बात करें तो एक ऑलरेडी काउंट कर चुके हो इसके साथ। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा, इसके साथ करेगा, यानी जो पॉसिबिलिटी इसके लिए मिले 2 मिली, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ऑलरेडी काउंट हो चुकी है इसके साथ की। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज, ये यहाँ, या ये यहाँ, 2 पॉसिबिलिटी मिली, 2। अगर हम तीसरे की बात करें, इसके 2 पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, एक ये और एक ये वाली पॉसिबिलिटी काउंट हो चुकी है, इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज और इसके साथ। तो इस यहाँ सिर्फ एक केस बचा, ये इसके साथ यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए। कितने चांस बने? केवल एक। तो टोटल पॉसिबल लोकेशंस, अगर टोटल पॉसिबल पोजीशन एक्सचेंज के चांसेस की बात करें तो यहां पर टोटल 6 बने। किसके केस में? D4 कॉन्फ़िगरेशन के केस में। और जब हम D5 की बात करेंगे तो पहले के लिए 4 पोजीशन एक्सचेंज की चांसेस, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, चारों के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो पहले के लिए 4 बनेगा, दूसरे के लिए 3 बनेगा, तीसरे के लिए 2 बनेगा, चौथे के लिए 1 और 5वें का सारा काउंट हो चुका रहेगा। तो यहां नंबर ऑफ पॉसिबल लोकेशंस कितने बने? 10। तो आप देख सकते हैं कि जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल लोकेशंस 10 बने, और D4 के केस में कितने बने? 6 बनेंगे। अब छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि किसी फील्ड में 2 व्यक्ति दोनों एक्सट्रीम पर, एक फील्ड के इस साइड दूसरा उस साइड खड़ा है, और दोनों 6 बार अपना पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, यानी इधर वाला फील्ड के उस साइड जाता है, उधर वाला इस साइड आता है। कितने बार? 6 बार। और नेक्स्ट स्पेल में यही दोनों व्यक्ति 10 बार ऐसा करते हैं, यानी पहला वहां जाता है, दूसरा यहां आता है, लाइक दिस। ये अपना पोजीशन बदलते हैं 10 बार। कब ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, कब ज्यादा थकेंगे? कह लीजिए नेचुरली 10 बार वाले। तो जो 10 बार का पोजीशन एक्सचेंज है, वहां पोजीशन एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू, जिसको सिंपली हम एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो सिस्टम की एनर्जी ज्यादा घटेगी, मींस सिस्टम मोर स्टेबल होगा। तो आपने क्या देखा कि D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोजीशन एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होता है, वहां सिस्टम से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो नेचुरली सिस्टम मोर स्टेबल होगा। जबकि D4 रिलेटिवली कम स्टेबल होगा, क्योंकि वहां एनर्जी कम रिलीज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा रहेगी। तो आपने देखा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्यों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं, तो इसके 2 रीजन आपको मिले। पहला रीजन है जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर मोर सिमेट्रिक, एंड मोर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स। और दूसरा रीजन है यहां पर पोजीशन एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू ज्यादा रहता है, जिसके कारण सिस्टम की एनर्जी कम होती है। सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर? तो आपने देखा कि क्रोमियम और कॉपर में क्यों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर के साथ ही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे
केमिकल बॉन्डिंग की। किसकी बात करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।